हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बिहार तथ्यसार अपनी जो पुस्तक है उससे संबंधित कंटेंट आपकी 17 बीपीएससी को टारगेट करते हुए लेकर आएंगे। कई सारे खंड हमने जो है आपको अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, और अब अगला खंड है जिसका नाम है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। अब आपको लग रहा होगा कि सदाबहार फिल्में होती हैं, सदाबहार गाने होते हैं, लेकिन सदाबहार प्रश्न प्रसंग कैसे हो सकता है? तो देखिए, सदाबहार का मतलब होता है जो हमेशा रेलिवेंट रहे, हमेशा जो है एक ऊर्जा पैदा करे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बीपीएससी के दृष्टिकोण में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी प्रायिकता, जिनकी प्रोबेबिलिटी बार बार एग्जाम में पूछे जाने की होती है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देख कर ये लग जाता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने इसके लिए बहुत एनालाइज किया चीज़ों को, एक डीप एनालिसिस किया, साइंटिफिक एनालिसिस किया, और तब जाकर एक खंड तैयार किया जिसका नाम है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। और बिहार तथ्यसार जो किताब 2025 का वर्जन है उसमें पहला ही चैप्टर हमने इसको समाहित किया है। आज इसी चैप्टर की चर्चा करेंगे जो 17 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एकदम स्किप ना करें, आप एकदम स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में आने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। देखिए, इसको कई खंडों में हमने बांटा है इस चैप्टर को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है खंड है जो वो है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहला पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी चूंकि आगे बढ़ूंगा, समय बहुत कम है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जो है पास करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार उसको कंटेंट को अपने किताब में लिखें और उसको रिवाइज करें। ये वीडियो अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको लगभग कंटेंट याद हो जाएगा, और एक बार अपने नोट से आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहने का अनुमान है 10.6%। ये बिहार राज्य के इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर आधारित आंकड़े हैं। तो बिहार राज्य का अगर पूछ ले कि वर्ष 2022-23 में क्या अनुमान है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 10.6% रहने का अनुमान है। ये जो है पहला जो है इसका आंकड़ा था। यही वृद्धि दर अगर पूछी जाए वर्ष 2021-22 में कितनी थी, तो 10.98% थी, यानी थोड़ी घटी है। 2021-22 में ये थी 10.98%, इस साल है 10.6%। इस तरह से चीज़ें आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आंकड़े याद होते जाएंगे। दूसरा आंकड़ा है वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था का सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी क्षेत्र, तो आप कहेंगे 60% हिस्सा है ये। यही 2021-22 में कितना था, तो 58.6% था। ये जो है इस तरह के आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब अगला सवाल जो है, वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना था, वो 20.7% था। वर्ष 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र में जो हिस्सा था वो था 20.7%। ये जो है आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमानों के अनुसार बिहार की मौद्रिक व्यक्ति आय जो कितनी है, वो 59,637 रुपये है। ये त्वरित अनुमान की बात यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, देखिए त्वरित एक है, एक वास्तविक है। 2 तरह की आय जो होती है, मौद्रिक मैंने आपको बताई, और फिर अब जो है वास्तविक बता रहे हैं आपको। वास्तविक कितनी है, तो वास्तविक है 35,119 रुपये। ये देखिए 35,119 रुपये। वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है 2.98%। 2.98% राजकोषीय घाटा है। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी 17 बीपीएससी के लिए। देखिए, हम लोग ऐसे ही आंकड़े लेकर आ रहे हैं जो 17 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में लगी श्रम शक्ति कितनी थी, यानी कितने लोगों को प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और एलाइड सेक्टर रोजगार दे रहे थे, तो ये है 47.8%। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक क्षेत्र से कितना रोजगार मिल रहा था, किसको कितना मिल रहा था, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए, श्रम शक्ति का इसमें ग्राफ दे दिया गया है। अब आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है ये। प्राथमिक क्षेत्र से 47.8% रोजगार मिल रहा है लोगों को, और द्वितीय क्षेत्र से 25.9% रोजगार मिल रहा है। तृतीय क्षेत्र से 26.3% रोजगार मिल रहा है। तृतीय क्षेत्र जिसमें परिवहन सेवाएं आदि होती हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जैसी गतिविधियां सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं द्वितीय क्षेत्र में। और जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी क्षेत्र जो होता है, उसमें कृषि और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो है आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं और इसमें ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार के सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं। सबसे गरीब जिले की बात हो रही है तो सबसे गरीब जिला है शिवहर, उसके बाद है अररिया और तीसरे नंबर पर है सीतामढ़ी। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार के सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं, याद कर लीजिए। पटना पहले नंबर पर है, बेगूसराय दूसरे नंबर पर है, मुंगेर तीसरे स्थान पर है। इन चीज़ों को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक ग्राफ और आपके समक्ष आ रहा है और इसमें सबसे गरीब जिला बताया गया है शिवहर। बार बार रिवाइज इसलिए करवा दिया जा रहा है ताकि आप कंठस्थ कर लें और एग्जाम में जाकर कहीं भूल ना जाएं। सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो सबसे गरीब जिला है शिवहर। सबसे अमीर जिला कौन सा है, समृद्ध जिला कौन सा है, तो पटना है। याद रख लीजिए, ये दोनों पॉइंट आप याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको जो है कतई आप मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर अनुमानित कितनी थी। अब वृद्धि दर की बात हो रही है तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर थी वो कितनी अनुमानित थी, वो 6.7%। आपको लग रहा होगा कि हमने बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में इन आंकड़ों को डिस्कस किया था, यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर फॉर्म में है। दूसरी बात ये इनकी रिलेवेंसी हमेशा बनी रहती है और एग्जाम में इनके पूछे जाने की प्रायिकता हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इसी दौरान द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी, 6.8% रहने की संभावना है। तृतीय क्षेत्र की कितनी, 13%। यानी तृतीय क्षेत्र के ही द्वारा बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हो रही है, जो है 10.6% इसका औसत है। 10.6% इसका औसत है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। मैं बहुत स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई एक मिनट भी किसी भी हिसाब से बर्बाद हो। देखिए वृद्धि दर को फिर दिखा दिया गया है, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से द्वितीय कितना है 6.8%, तृतीय 13% और प्राथमिक क्षेत्र 6.7%। अगर आपने ये किताब ली होती तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। मैं मानता हूँ बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार राज्य से संबंधित कोई एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पीसीएस की बात हो, बिहार टीचिंग की बात हो, या जो भी एग्जाम बिहार राज्य से संबंधित होंगे, जहां बिहार स्पेसिफिक होकर आंकड़े पूछे जाएंगे, फैक्ट पूछे जाएंगे, वहां के लिए किताब ये रामबाण किताब है। आप इसको ध्यान में रख लें और इस किताब को जरूर परचेज करें। भले आप 17 बीपीएससी दे लेते हैं उसके बाद परचेज करें, लेकिन आप परचेज जरूर करें। तो कुल मिलाकर जो है ये स्थिति है। अब वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो जो है त्वरित अनुमानों पर 7.5 लाख है। ये आप जो है ध्यान में रखें। आगे है बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता कितनी थी, तो 50.9% थी श्रम शक्ति सहभागिता। यह शहरों में 44.8% है, गांव में 51.5% है। महिलाओं है तो श्रम शक्ति सहभागिता कितनी है, 24.8% है। ये आप समझ लीजिए। और यही जो है शहरी महिलाओं में श्रम शक्ति कितनी है, 13.8% है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नोडल एजेंसी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, बियाडा जिसे कहा जाता है। बिहार सरकार की बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये नोडल एजेंसी है, जिसको बियाडा कहा जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, बियाडा। अब एक चीज और आप याद करिए कि बियाडा के द्वारा निर्मित बिहार के 9 संकुल कौन कौन से हैं। 9 संकुल कौन कौन से हैं, तो 9 संकुल बता देता हूं। पहले नंबर पर बेगूसराय है, दूसरे नंबर पर भागलपुर है, सहरसा एवं पूर्णिया एक साथ है, ये मतलब तीसरा संकुल है गया। ये तीनों मिलाकर एक संकुल बना रहे हैं। तीसरे नंबर पर गया है, चौथे पे पटना है, 5वें पे दरभंगा है, 6वें पे हाजीपुर है, 7वें पे मुजफ्फरपुर है। यह हाजीपुर से कौन सांसद है बताइएगा, आपसे सवाल है, हाजीपुर से कौन सांसद है। फिर 8वें नंबर पर बिहटा है तथा 9वें नंबर पर मोतीपुर है। ये इसके 9 संकुल हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है चलेंगे बिहार राज्य के इतिहास पर। इतिहास में जो देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसकी चर्चा हम जो है करने जा रहे हैं। और देखिए किताब में कितने अच्छे तरीके से चित्र सहित चीजों को दिखाया गया है। अब शुरू होगा बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला आंकड़ा है वो है निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आप बताएंगे मुंगेर से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, मुंगेर से प्राप्त होते हैं। मुंगेर जिले का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है कहाँ से, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। देखिए ये 2 आंकड़े बताया मैंने आपको, मुंगेर और मुंगेर का वृत्तांत कहाँ से मिलता है। अगला आंकड़ा है चिरांद और चेचर के अवशेष प्राप्त हैं, तो नवपाषाण काल के। इस वीडियो को मैं बार बार कहूंगा, आप यू हैव टू बी ऑन द वीडियो टिल लास्ट। आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और इस वीडियो में आपको बिहार तथ्यसार का न केवल निचोड़ मिलेगा, बल्कि एग्जाम में आने की संभावना जिन प्रश्नों की सबसे ज्यादा होगी
और जो प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देख लें। मुझे लगता है कि 6-7 प्रश्न तो इससे आपके आ ही जाने चाहिए, तो आप जो है इसमें बने रहें। अब एक प्रश्न है, वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे मनु के पुत्र नाभा नंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की कितनी बार? कहाँ की यात्रा? वैशाली की यात्रा कितनी बार की? 3 बार। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्ष प्रवास किया कहाँ? तो आप बताइए, वैशाली में किया। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का निर्माण या फिर जन्म कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे वैशाली गणराज्य में। देखिए ये सब कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत तेजी से हम इसको कवर कर रहे हैं। बोधगया में बोधगया मंदिर को किसने खोजा था? एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप कहेंगे कि कनिंघम साहब ने खोजा था, बहुत मेहनत से खोजा होगा, कनिंघम साहब ने खोजा था ये। और कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार किसने किया? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिहार की महिला थी, इनका नाम क्या था? मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको भी जरूर याद कर लें, समझ लें। विदेह माधव की कहानी मिलती है। अब विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है? तो विदेह माधव की कहानी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। देखिए आपकी जानकारी के लिए हमने क्या किया, चित्र भी लगा दिया है। अगर इस किताब को पढ़ेंगे ना केवल कंटेंट मिलेगा, फैक्ट मिलेगा, बट यू विल गेट द फिगर ऑल्सो, जिसके द्वारा आपके दिमाग में एक चित्र अंकित होगा और फैक्ट्स को रटने में या समझने में, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब आप फिगर और कंटेंट, मैंने इसीलिए इसको फिगर फॉर्म में प्रेजेंट किया है ताकि इस किताब के बारे में आप समझ पाएं कि हमने इस किताब को इस ढंग से बनाया है जो आपके बीपीएससी के लिए बिहार राज्य से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे, जो कंटेंट होंगे, वो इस किताब के बाहर नहीं आएंगे। ऐसी संभावना के साथ बनाया है, पूरी कोशिश की है। 2-4 प्रश्न अगर बाहर से आ जाए तो अलग बात है, वरना ज्यादातर प्रश्न बिहार राज्य से संबंधित अगर होंगे तो इस किताब से आ जाएंगे। अगला है, विदेह माधव की कहानी मिलती है, इसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो कहानी मिलती है कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध कहाँ से है? तो आप कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बार बार रिवाइज करें और वीडियो को 2-3 बार देख लें। अगर आप वीडियो, मुझे लगता है 1 घंटे से कम में ही हो जाएगा या थोड़ा ज़्यादा, तो आप जो है इसको देख लें। अब आगे जिक्र है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र का वर्णन है जहां उन्हें क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे कीकट कहा गया है, किरात कहा गया है। यानी बिहार के राज्यों को क्या कहा गया है? कि कीकट या किरात कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। अब महाजनपद काल बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाजनपद काल में 3 महाजनपद बिहार राज्य में थे। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। तो कौन कौन से थे वो? मगध पहले नंबर पर है, वज्जी एवं अंग। 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा आपसे कि बिहार राज्य में अवस्थित 3 जिलों को बताइए कौन कौन से थे। तो आपसे ये चीज जो है पूछ ली जाएगी और आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए ये एक प्रश्न है। अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियों पर। देखिए जो बिहार राज्य के महाजनपद हैं उन्हीं की चर्चा यहाँ की जा रही है। अब मगध जो महाजनपद था, सबसे फेमस महाजनपद जिसने बिहार को एक अलग पहचान दी, मगध महाजनपद है। अब मगध महाजनपद है। अब मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? गिरिब्रज, गिरिब्रज अथवा राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी। वज्र जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। ये 3 महाजनपद, उनकी राजधानियां यहाँ बता दी गई हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना कहाँ से मिलती है? तो सूचना आप बताएंगे कहाँ से मिलती है। पहली सूचना है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और फिर जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से इसकी सूचना मिलती है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो इस किताब में डिस्कस किए गए हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? किसने स्थानांतरित की? तो आप बताएंगे उदयन ने स्थानांतरित की। और देखिए उदयन साहब का चित्र भी यहाँ लग गया है। उदयन दिखते कैसे थे? किसी आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमने उसको निकाल के यहाँ चित्र लगाया है जिससे आपकी समझ विकसित हो और आप जान पाए इतिहास को। देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? तो मौर्य राजवंशों ने किया। मंद के बाद किसने? धनानंद को किसने पराजित किया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धनानंद को किसने पराजित किया था? और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, धनानंद के समय कौन से विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण करने की पूरी योजना बनाई थी लेकिन मगध को जीत न सका? उस आक्रमणकारी का क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें अगर आपको याद हो तो। आगे बढ़ते हैं। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी मिथिला थी।
अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ये फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप ये सब याद करते चलिए, समझते चलिए। अगर आपके पास यही किताब होती तो आप एक बार हमारा वीडियो देखते और किताब को मिला के एक बार पढ़ लेते, सब कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन फिर भी इस वीडियो को कई बार देखिए, और अगर आपके बिहार के राज्य के किसी भी एग्जाम में फिर से सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस किताब को आप परचेज भी कर लीजिएगा। मैं किताब का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में लगवा दूंगा, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। गृह त्याग क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कितने साल की उम्र में? 29 साल की उम्र में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 साल की उम्र में। और 35 साल की उम्र में बताइए ज्ञान की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को? तो महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते हैं 29 साल में, और 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये थोड़ी है कि आपके अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई। ज्ञान प्राप्ति का मतलब है जीवन को समझने का एक पर्याय। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी और भारतीय दर्शन में यही अंतर है। भारत का जो दर्शन है, भारत की जो फिलॉसफी है, वो जीवन को समझने का प्रयास करती है, जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करती है। आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? आपका उद्देश्य क्या है? जन्म लेने के पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए। ये इंसानियत भी कहती है, ह्यूमैनिटी का ये एक पर्सपेक्टिव है। तो महात्मा बुद्ध ने उस पर्सपेक्टिव को पहचाना, और पहचान के जो है अपने जीवन को एक आकार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 35 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये बोधगया में प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा अवस्थित है, तो राजगिर बिहार में ये अवस्थित है। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी, जैन धर्म की। जैन धर्म भी बिहार में काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट था, डोमिनेंट था। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें चर्चा करने में पहला ही पॉइंट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे 599 ईसा पूर्व में। कहाँ जन्म हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ, ज्ञात्रिक कुल में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया? 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर लिया। अब फिर आप याद कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने कब गृह त्याग किया था? तो आप कहेंगे 29 साल की उम्र में। महावीर स्वामी 1 साल लेट थे इनसे। तो महावीर स्वामी ने कब किया? 30 साल की उम्र में। ये जो है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, आप बस उसको देखते जाइए। उनको कैवल्य की प्राप्ति कब हुई? देखिए, कैवल्य की प्राप्ति क्या होती है? कैवल्य क्या होता है? जैन दर्शन में जो, जैसे हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में मोक्ष का जो स्थान है, वही जो है जैन धर्म में कैवल्य को कहा जाता है। कैवल्य उनकी प्राप्ति को वही 42 साल की उम्र में। वही ज्ञान भी कह सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में घर से निकलते हैं, 35 साल में ज्ञान प्राप्त होता है। कितने साल में? 6 साल में। और ये निकलते हैं 30 साल में, और इनको ज्ञान प्राप्त होता है 42 साल में। इनको 12 साल लगे कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति में। अगला जो फैक्ट है वो है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न जो है जैन दर्शन से संबंधित है। प्राथमिक जैन संगीति कब हुई? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जो है जैन संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किया आजीविकों ने आश्रम के रूप में। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे तो मक्खलीपुत्र गोसाल। अब हम इस चैप्टर की बात करेंगे जो बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमने बिहार में भी आपको पढ़ाया था, बिहार के इतिहास में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं, और इससे ये पता चल जाएगा आपने वीडियो ठीक से देखा था कि नहीं, आप ठीक से आपने बिहार का इतिहास पढ़ा है कि नहीं। तो देख लेते हैं। मगध का पहला राजवंश था, तो आप कहेंगे हर्यक राजवंश। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? उदयन था। और एक महत्वपूर्ण सवाल, राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी ले जाने वाला कौन था? फिर मैं पूछूंगा, अभी मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, आप बताइए। अगला है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक महाराज थे, जीवक साहब थे। जिस वंश ने हर्यक वंश के बाद शासन किया, हर्यक वंश के बाद किसने शासन किया? शिशुनाग वंश ने किया। कालाशोक इसी का जो है शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? महापद्म नंद ने किया। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद का एक अन्य नाम क्या था? अपरो परशुराम। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। देखते जाइए, धनानंद। अब मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था बीच में, उसका उत्तर मिल गया आपको। सिकंदर का समकालीन भारतीय शासक कौन था? तो धनानंद था। और इसी के समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर को यह जानकारी दी गई कि भारत का राजा इसमें बहुत प्रतापी है और उसका नाम धनानंद है।
यहाँ आक्रमण करना ठीक नहीं है। सिकंदर कई महीने तक भारत में रुका रहा। मेगास्थनीज की किताब में शायद इसका जिक्र मिलता है, लेकिन फिर भी सिकंदर ये हिम्मत न कर पाया कि वो महापद्मनंद के पुत्र धनानंद से युद्ध कर पाए और सिकंदर लौट गया। और धनानंद के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री होते हैं, उनके गुरु होते हैं। और एक किंवदंती है, एक मिथक है कि धनानंद और चाणक्य के बीच थोड़ा रोष हो गया था। चाणक्य और इनके बीच कुछ मामला हो गया था, बिगाड़ हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपनी शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक आपको सिंहासन से हटा नहीं देंगे। और चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया। ऐसी मिथक में मिलता है, ऐसे किंवदंती है। तो आगे बढ़ते हैं। सिकंदर को उसके गुप्तचरों द्वारा किस भारतीय राजा की जानकारी प्राप्त होती है जो पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली था? तो धनानंद के बारे में सिकंदर को जानकारी मिलती है। ये एक फैक्ट है। आगे है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे गिरिब्रज या राजगिरी। अब मौर्य वंश की चर्चा कर लेते हैं। तो मगध राज्य को सर्वाधिक संपन्न किसने किया था? मौर्य शासकों ने किया था। भारत में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, जिसका साम्राज्य काफी विशाल था। इसके पहले भारत बहुत छोटे छोटे हिस्सों, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग राजाओं के नियंत्रण में था। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र है। ये पुस्तक आधारित किस पे है? राजनीति पर। पढ़ने में लग रहा है अर्थशास्त्र इकोनॉमी पर आधारित होगी, फाइनेंस पर आधारित होगी, लेकिन ये किताब है आधारित पॉलिटी पर। सेल्यूकस निकेटर ने अपने जिस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज उसका नाम था। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? तो आप बताएंगे मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप कहेंगे 7 श्रेणियों में बांटा है। चंद्रगुप्त का महल अवस्थित था पाटलिपुत्र में अवस्थित था। चंद्रगुप्त का महल बना कैसे था? लकड़ी से बना था। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग विजय कब की? तो 9वें वर्ष में की और 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग विजय के बाद ही अशोक को ज्ञान हुआ और अशोक को लगा कि युद्ध सब व्यर्थ है। अशोक को लगा कि जीव हत्या करना ठीक नहीं है और उसने फिर धम्म पर अपना फोकस किया और बौद्ध धर्म की ओर आगे उन्मुख हुआ। अशोक ने बोध गया की यात्रा कब की? राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद की थी। ये एक जो है एक वो है महत्वपूर्ण चीज़ है। बिहार में स्थित अशोक के जो महत्वपूर्ण गुहालेख हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे लौरिया अरेराज स्तंभलेख पूर्वी चंपारण जिले में है। रंपुरवा स्तंभलेख कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख पश्चिमी चंपारण में है। ये 3 अभिलेख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार राज्य में अवस्थित हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं बिहार के पटना में अवस्थित बुलंदी बाग एवं कुम्हरार से। ये जो है एक और आंकड़ा है। अब फिर बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में क्या है? पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शासक बन गया। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर लिया। अपने साथ किसको ले गया? अश्वघोष को ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किसका रहा? गुप्तों का रहा। ये जो है गुप्तों का शासन रहा। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए और आप जो है धीरे धीरे देखते जाइए, सारे फैक्ट आपके दिमाग में कैद हो जाएंगे। बस वीडियो को आप पूरा देखें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 बार देखें। अब शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने शासन किया? तो आप क्या कहेंगे? शुंग वंश के पश्चात शासन किया कर्ण वंश ने। शुंग वंश के पश्चात किसने शासन किया? कर्ण वंश ने। शक संवत का प्रारंभ कब होता है? 78 ईस्वी से। अब चर्चा करेंगे गुप्त वंश की। अब गुप्त वंश में गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था किससे? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया था। आपको मैं बताता रहा हूं कि ये राजा जो विवाह करते हैं उसमें भी इनकी डिप्लोमेसी होती है। किसी से मुग्ध होकर किसी राजकुमारी को केवल देखकर विवाह नहीं करते, इनकी अपनी टेक्निक्स होती हैं और उसके आधार पर जो है राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसा ही करते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को क्या कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसके समय हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है नीतीश कुमार के साथ। बिहार में स्थित नौ नालंदा महाविहार की आधारशिला रखी गई थी 1951 में रखी गई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश में पहला ही जो फैक्ट है, ओदंतपुरी था बिहार में स्थित एक शिक्षा केंद्र
इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। देखिए पाल वंश जो है शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी थे, बहुत बेहतर सोचते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी? पाल शासक धर्मपाल ने। देखिए औदनपुरी क्या थी? ये भी शिक्षा केंद्र था और विक्रमशिला भी एक शिक्षा केंद्र थी और दोनों की स्थापना जो है पाल वंश ने की थी। इससे पता चलता है कि पाल वंशी जो राजा थे वो शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर थे। विक्रमशिला महाविद्यालय एवं महाविहार स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो देवपाल ने बनाया। अब हम चर्चा करेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास की। किस वंश के शासक के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया? तो आप कहेंगे तथा नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के समय। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव था। तो ये जो है चर्चा मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था। बख्तियार खिलजी ने मध्य बिहार बंगाल पर आक्रमण कर उनको कब विजित किया? तो 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के बीच विजित किया। इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया 1225 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला है इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1211 से 1236। कभी कभी ये 1210 भी मिलता है लेकिन ये 1211 ही सही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को नियुक्त किया। अब शेरशाह सूरी की चर्चा कर रहे हैं। शेरशाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? सब जानते हैं, सासाराम। फिर भी आप जान लीजिए शेरशाह सूरी के मकबरे का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे 22 एकड़ है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था पटना में। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो 1756 में बना था ये बंगाल का नवाब। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में, जिसने सिराजुद्दौला की हार हुई थी और कंपनी का शासन यहीं से मजबूत होना शुरू किया। बहुत निर्णायक लड़ाई थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? इसी युद्ध के बाद बना। जून 1757 में मलिक मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी और गद्दारी के बाद अंग्रेजों ने उसको पुरस्कार दिया और उसको शासक बना लिया। हालांकि बाद में उसको भी ठिकाने लगा दिया गया। सुवर्णगिरी के शासक बाल पुत्रदेव ने नालंदा में स्थापना की एक बौद्ध विहार की। अब आगे बढ़ेंगे। बाल पुत्रदेव ने बौद्ध विहार के रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से कितने गांव देने की प्रार्थना की? तो 5 गांव। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट सदाबहार प्रसंग के अंतर्गत जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट है कि पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कब किया? 1632 ईस्वी में किया है। ये पहला फैक्ट है, 1632 ईस्वी में। अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में किससे पराजित हुई? तो आप कहेंगे हेक्टर मुनरो की सेना से, अंग्रेजी सेना से। एक बहुत निर्णायक युद्ध था जिसमें ये से पराजित हो गए। इलाहाबाद की संधि कब हुई? बक्सर की लड़ाई के पश्चात हुई। कब? 1765 में हुई। ये चीज आप याद रखिए। पटना वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आप कहेंगे अब्दुल वहाब थे इसके प्रवर्तक। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है फराजी आंदोलन का केंद्र पटना था। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो आप कहेंगे हाजी शरीयतुल्लाह। कौन सा विद्रोह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था? तो ये कोल विद्रोह था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच। इसका प्रसार कहाँ था? भागलपुर से कहाँ तक था? राजमहल तक था। अब संथाल विद्रोह से संबंधित विद्रोहियों का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका नाम है वरहेद। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहां से शामिल हुए? ये तो दानापुर बिहार से शामिल हुए थे। ये कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया। कहां से किया? आरा से। देखिए शामिल हुए थे ये दानापुर से और इन्होंने रिप्रेजेंट कहां से किया है? आरा से। प्रतिनिधित्व कहां से किया है? आरा से किया है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। एक फैक्ट है। और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम क्या रखा? शाह आलम द्वितीय रखा। अगला पॉइंट है कि बिहार का कौन सा नेता किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिला था? तो राजकुमार शुक्ला साहब थे। ये जो है गांधी से मिले थे। गांधी जी पटना पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। पटना से गांधी जी गए चंपारण गए। पटना से चंपारण गए। गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का भी शिलान्यास कब किया? 1918 में किया।
खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 22 के बीच जो चला था, किसके नेतृत्व में हुआ था पटना में? तो ये कहेंगे हसन इमाम के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन का पुरजोर समर्थन किस कांग्रेसी नेता ने किया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। वर्ष 1922 में कांग्रेस द्वारा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में हुआ था, बिहार के गया में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। यानी गया में अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और कहाँ की थी? सोनपुर के मेले में की थी। और पटना में कब की थी? 1929 में की थी। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1931 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था? तो विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन किस नाटक में किया गया है? सबसे पहला सवाल तो यही है। तो आप कहेंगे नील दर्पण नामक नाटक में इसका वर्णन किया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीन बंधु मित्र एक देव व्यक्ति थे, उन्होंने इसको लिखा था। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने नमक कानून भंग कहाँ से किया था? तो आप कहेंगे मोतिहारी से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता को बंकीपुर जेल में रखा गया था? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। किस नेता को रखा गया था? कांग्रेसी नेता को? तो राजेंद्र प्रसाद साहब को रखा गया था। आजाद दस्ता का गठन किया गया किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जेपी, जो 1975 में जो इमरजेंसी के बाद जिन्होंने भी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इन्होंने आजाद दस्ता का जो है गठन किया था। 1975 के आपातकाल के दौरान किस बिहारी नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? जयप्रकाश नारायण ने। 2 जनवरी 1946 को किसके नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास गांधी जी ने कब किया? वर्ष 1921 में किया था। कब दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की? तो वर्ष 1931 में की थी। द इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे वर्ष 1927 में हुई थी। कब सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो कहेंगे वर्ष 1913 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 1912 में मिला। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार आएगा। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला ब्रिटिश में? तो आप कहेंगे 1912 में। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। मुंगेर के बरहलिया लाल ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकास से भूमि की वापसी की मांग। यह विरोध कब हुआ? 1936 और 38 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो कार्यानंद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। किसान क्या करें नामक पुस्तक लिखी किसने थी? सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। बिहार के किस प्रसिद्ध वकील ने असहयोग आंदोलन के साथ समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने छोड़ दी थी, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। हम बिहार में स्वराज दल के शाखा के नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने कौन सा कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर, रही है, याद रख लीजिए। कौन सा कर? चौकीदारी कर। ये बात आप याद रखें और इम्पोर्टेंट है, तो जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भागलपुर में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो महादेव लाल सर्राफ ने इसका नेतृत्व किया था। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। किसने किया? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा आदि के द्वारा। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने किसकी अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। एक विद्रोहात्मक कदम था। अंग्रेजी सरकार को मैसेज था कि हम जो है आपकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जगत नारायण लाल को बंकीपुर जेल में रखा गया था। वे थे, कौन थे? तो बता दीजिए, जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। इसमें 2 प्रश्न मिल रहा है आपको। पहले कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंकीपुर जेल में रखा जाने वाला शख्स कौन था? जगत नारायण था। और फिर जगत नारायण को किस जेल में रखा गया था, यह भी प्रश्न बन सकता है उल्टा। और फिर वो थे कौन? जयप्रकाश नारायण के सहयोगी। अब हम पहुंचेंगे बिहार राज्य से संबंधित भूगोल के खंड पे, जो महत्वपूर्ण खंड है, जिससे इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा सदाबहार प्रश्न प्रसंग के अंतर्गत। अब बिहार की अवस्थिति की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए बिहार अवस्थित है, बिहार का जो भौगोलिक एक्सटेंशन है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्व देशांतर से, 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य ये है। और फिर यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर अक्षांश से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर अक्षांश के मध्य अवस्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर राज्य का क्षेत्रफल है। ये सब स्टैटिक प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए। बिहार जाति आधारित जो जनगणना हुई है, सर्वेक्षण हुआ है, उसके आधार पर 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या कितनी है। पूछ सकता है कि बिहार राज्य के जाति जनगणना जो 2022-23 में हुई थी उसके आधार पर बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या इतनी है 13 करोड़ 7,25,310 13 करोड़ 7,25,310 थी, ये याद रख लीजिए। ये दर्शाती है जनगणना 2011 से 25.6% की वृद्धि, मतलब 1/4 बिहार फिर पैदा हो गया 2011 के बाद से, ये भी एक आंकड़ा है। इसी सर्वेक्षण के आधार पर बिहार का जनघनत्व कितना है? 1388 है, बहुत हाईएस्ट पॉइंट है ये 1388। ये जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, बिहार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 2.86%। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन से क्रम का राज्य है? 12वां। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम? 483 किलोमीटर, यानी बिहार चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम। अब बिहार का भू आकृतिक विभाजन है। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से हैं इसको आप जान लीजिए। इसमें पहला है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी, बिहार मैदान, शिवालिक श्रेणी, बिहार मैदान एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये जो है स्थिति है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ, वो कौन सा काल था? तो आप कहेंगे प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल ये ज्योग्राफी का एक काल होता है और उस समय को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की तथा रोहतास पठार किस क्रम का है? तो विंध्यन क्रम का ये है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूभाग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? चौर या मन कहा जाता है। गंगा बिहार की बहुत प्रोमिनेंट रिवर है, प्रोमिनेंट नदी है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्रों में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्या कही जाती है? इसको कहा जाता है दियारा भूमि। अब हम बिहार की मिट्टियों की चर्चा करेंगे कि बिहार की मिट्टियों के संदर्भ में क्या प्रश्न सदाबहार प्रश्न के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र है, कितना है? तो 55.98 लाख हेक्टेयर, ये 2021-22 में। और ये आंकड़ा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पर आधारित, यानी लेटेस्ट आंकड़ा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सिंचित क्षेत्र कितना है? 55.98 लाख हेक्टेयर। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप इसका मुख्य स्रोत है। बिहार के सकल सिंचित क्षेत्र का कितना हिस्सा नलकूप से सींचा जाता है? तो 63.1%, 63.1%। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो 4.32 लाख हेक्टेयर रोहतास जिले में है, और सबसे कम 0.25 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में ये जो है सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो आप कह देंगे 26 अक्टूबर 2019 को जो है इसका जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नदी परियोजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण डेहरी आन सोन के पास बारून नामक स्थान पर बनाकर कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1874 ईस्वी में। ये बहुत सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कभी भी कहीं से पूछ सकता है सवाल। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से जो है इसको करते चलें। पहला ही चैप्टर है बिहार तथ्यसार का, बिहार तथ्यसार का पहला ही चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किताब में खास बात यह है कि न केवल फैक्ट दिया गया बल्कि उसके बगल एक फिगर भी लगाया गया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगला है पॉइंट, डेहरी आन सोन के पास सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो पहली है पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर दूसरी है। दुर्गावती जलाशय योजना है कैमूर जिले की सिंचाई योजना है।
अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कोसी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो कोसी जल विद्युत परियोजना के भारत और नेपाल के मध्य आपसी सहमति कब हुई थी? तो ये आपसी सहमति हुई थी तो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, इसके लिए समझौता कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ये जो है आंकड़े हैं। त्रिवेणी नहर बिहार में गंडक नदी से निकाली गई है, एक फैक्ट है ये। अब बिहार में बाढ़ की चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, यानी बाढ़ से प्रभावित हो सकता है या प्रभावित होता है? 73.06%। देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी लगभग कितना बड़ा हिस्सा यहाँ रहता है? 22.1% हिस्सा रहता है। बिहार के 38 जिलों में से कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं? तो आप कहेंगे 28 जिले। 28 जिलों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा रहती है बिहार में। अगला खंड है इसका बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण। बिहार अक्षांशीय दृष्टिकोण से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। कहाँ स्थित है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG मध्य तापी गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है। एक प्रश्न है और अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बिहार में पर्यटन की। बिहार में पर्यटन क्या स्थिति है? देखिए, बौद्ध सर्किट सबसे पहले चर्चा करेंगे। बौद्ध सर्किट बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान स्थली पर है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर यहाँ पर है। यहाँ भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा या पृथ्वी को छूने वाले आसन में बैठा हुआ देखा जाता है। बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है, इस परिसर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर एग्जाम, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। ये पॉइंट निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। तो पूछ लेगा कि बिहार के किस स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया, तो आप बता देंगे महाबोधि मंदिर। जीव कामेवन मठ राजगीर में स्थित है। यह बुद्ध का पसंदीदा निवास था। ये जो है एक पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है, एक पॉइंट है। यह राजगीर में लगभग कितने मीटर ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर स्थित है? तो 400 मीटर पर स्थित है ये। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली वज्र एवं लिच्छवी के समय एक गणराज्य था। इसके बारे में चर्चा हमने की है। वैशाली में बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण लगभग कब हुआ? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों द्वारा किया गया था। ये एक फैक्ट है। अब हम दूसरी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे किसकी? रामायण परिपथ की। अहिल्या मंदिर दरभंगा जिला के अंतर्गत अहियारी गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहियारी गांव में स्थित है, जो अहिल्या स्थान के नाम से विख्यात है। यहाँ नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सिख परिपथ की। अब तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब श्री गुरु गोविंद की जन्मस्थली के रूप में सिखों में परम पूजनीय है। यह सिखों की 5 लौकिक पीठों में से एक है। 5 लौकिक पीठों में से अगर पूछ ले कि ये कहाँ है, तो आप ये कह देंगे कि श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। आगे है कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के समीप गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1668 में। फिर सूफी सर्किट की चर्चा हो रही है। मनेर शरीफ पटना से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है सूफी सर्किट। इसमें महान सूफी संत मखदूम माहिया मनेरी की कब्र भी है। किसकी कब्र है? मखदूम याहिया मनेरी। अगला सर्किट है इको सर्किट। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अगर कोई ये पूछ ले कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है, तो आप कहेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का जो है एक टाइगर रिजर्व है। अब भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कहाँ किन किन जिलों में है? मुंगेर में है, लखीसराय में है और जमुई जिले में स्थित है। तेलहर जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है। ये इसके फैक्ट्स हैं। अब हम बिहार की कला संस्कृति की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और कला संस्कृति की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपकी कला संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो बिहार राज्य में पूछा जा सकता है 17 BPSC में। तो बिहार की कला संस्कृति की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह त्यौहार जो बिहार का महापर्व कहा जाता है,
आप अच्छे से जानते हैं वो कौन सा त्यौहार है, वो त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा का आयोजन किया जाता है कब? दीपावली के ठीक 6 दिन पश्चात किया जाता है। इस पर्व में पूजा की जाती है किसकी? सूर्य एवं उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है इसमें, छठ पूजा में। छठ में अर्घ्य डाला जाता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। छठ पूजा की अवधि कितनी होती है? 4 दिन की होती है। छठ पूजा की अवधि 4 दिन की होती है। बिहार का देव सूर्य मंदिर अवस्थित कहाँ है? औरंगाबाद बिहार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद बिहार में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब मंदिर का निर्माण हुआ था कब? 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? लगभग 100 फीट है। कितनी है? 100 फीट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है सोनपुर में। यह जिन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? गंगा एवं गंडक के संगम पर किया जाता है। यह जिस दिन आयोजित किया जाता है? नवंबर माह की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। ये फैक्ट्स आप जो है याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सुजनी क्या है। सुजनी क्या है? तो आप कहेंगे एक प्रकार की कढ़ाई है जिसको जीआई टैग प्राप्त है। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कपड़ों पर की जाती है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। यह बिहार के जिस गांव से व्युत्पन्न है उस गांव का नाम क्या है? तो उस गांव का नाम है भसुरा गांव। भसुरा गांव से सुजनी नाम की एक कलात्मक पद्धति विकसित हुई है जिसको सुजनी कहा जाता है। और सुजनी एक प्रकार की कपड़ों पर बनाने वाली डिजाइन होती है। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र जो होता है वो प्राप्त है। ये आगे बढ़ते हैं। बिहार के सबसे पुराने गिरजाघर का नाम क्या है? तो इसका नाम है पादरी की हवेली। अवस्थित कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है। ये चीज आप जो है याद रखेंगे। इस चर्च का निर्माण कब हुआ है? अगर कोई पूछ ले इस चर्च का निर्माण कब हुआ है तो आप कह देंगे 1713 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, पादरी की हवेली का। इस चर्च के वर्तमान स्वरूप को डिजाइन किसने किया था? तो वर्ष 1772 में वेनिस के वास्तुकार टिरेटो द्वारा इसका डिजाइन किया गया था इसको। बिहार के जिस नगर में जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था तो राजगीर में करवाया गया था। ये एक फैक्ट है। इसका निर्माण किया गया राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी। कौन कौन किया है इसको? राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी एवं जापान के बुद्ध धर्म के अनुयायी नियोजन म्योजी द्वारा। इसका निर्माण किया कब गया? तो वर्ष 1969 में इसका निर्माण किया गया था। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। कब आयोजित किया गया? वर्ष 2017 में। इस महोत्सव का आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार के जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई। तो 20 नवंबर 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो यहीं के थे, बिहार के ही थे, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। यह महाविहार समर्पित है बौद्ध शिक्षा हेतु। नव नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जगदीश कश्यप। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 13 नवंबर 2006 को इसको प्राप्त हुआ है। अब बुद्ध बिहार के सर्किटों को जो है एक दिखाया गया है एक फिगर के माध्यम से। तो अगर कोई पूछे कि बिहार के सर्किट कौन कौन से हैं तो आप कह देंगे बुद्ध परिपथ है, सूफी सर्किट है, सिख सर्किट है, रामायण सर्किट है, जैन सर्किट है, इको सर्किट है। इतने सर्किट जो है बिहार के हैं। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है, आगे पिटारे में हमारे क्या है आपके लिए, हमारे सदाबहार प्रश्न प्रसंग में क्या है आगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बुद्ध परिपथ की यहाँ चर्चा की गई है, बुद्ध परिपथ की। अब बुद्ध परिपथ में क्या क्या है फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, आप भी इसको देख सकते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या चीजें हैं उसको एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, बुद्ध सर्किट में महाबोधि मंदिर आएगा। महाबोधि मंदिर मैंने आपको बताया था यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। फिर केसरिया स्तूप आएगा, फिर आएगा सुजाता स्तूप,
फिर आएगा विक्रमशिला के ध्वंसावशेष, ये सब बुद्ध सर्किट में हैं। अशोक के स्तंभ वैशाली में जो स्थित हैं वो इसमें आते हैं। विश्व शांति स्तूप इसमें आता है, और फिर आता है बुद्ध अवशेष स्तूप। इतने सारे जो है प्लेसेस जो है बुद्ध सर्किट में आते हैं, आप इसको समझ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार की नदियां, झील और जलप्रपात, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार के जिस जिले में गंगा सबसे अधिक लंबी है, तो किस जिले में सबसे ज़्यादा लंबी है? पटना में लंबी है। पटना में सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई है। बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी गुजरती है? तो देखिए, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार, इतने जिलों में होकर गंगा नदी गुजरती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। गंगा नदी की पटना में कुल लंबाई कितनी है, यह भी दे दिया गया है, तो 99 किलोमीटर, जो बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार में सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा नदी की कहाँ है? बिहार में सबसे ज़्यादा जो लंबाई है गंगा नदी की वो कहाँ है? वो है पटना में। याद रखिए कितने किलोमीटर है? 99 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या है 28, इसकी चर्चा हम ऊपर भी किए थे, एक बार यहाँ भी हो गई, फैक्ट आपको याद हो जाएगा। बिहार में नदी बेसिन की संख्या कितनी है? तो बिहार में नदी बेसिन की संख्या 14 है। त्रिवेणी नहर अवस्थित है कहाँ? गंडक नदी पर। गंडक का बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 4188 वर्ग किलोमीटर है। इसकी भी चर्चा हमने जलग्रहण क्षेत्र की भी कर दी है। बिहार की नदियां जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा बनाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। कर्मनासा सीमा बनाती है बक्सर के चौसा में, गंडक सीमा बनाती है पहले जाके निकट सारण में, और घाघरा सीमा बनाती है छपरा के निकट। ये समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अनुपम झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो आप कह देंगे कहाँ अवस्थित है? कैमूर में अवस्थित है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो है। आगे बढ़ते हैं। माता मुंडेश्वरी मंदिर अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? कैमूर में अवस्थित है, कैमूर भगवानपुर में। कैमूर जिले के अन्य पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से हैं? हरसू ब्रह्म मंदिर चैनपुर, वैद्यनाथ मंदिर देवहलिया, रामगढ़, माँ छेरावरी धाम, पीरा बाबा मजार एवं चंडेश्वरी धाम चैनपुर इत्यादि। इतने जो है स्थल महत्वपूर्ण है कैमूर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सोन तथा गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो आप कहेंगे पटना में संगम होता है। सोन और गंगा का संगम कहाँ होता है? पटना में संगम होता है। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र बिहार में कितना है? तो 1483 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्र, इसका जलग्रहण क्षेत्र। बिहार के जिस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है तो उसका नाम है कुर्सेला, कटिहार जिला। आगे है, कोसी का अन्य नाम है सप्तकोसी। सप्तकोसी नामकरण का कारण इसकी प्रारंभिक 7 सहायक नदियां। तो नदियों और जलप्रपात की चर्चा हमने इसमें की है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार की परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 6131.80 किलोमीटर 31 मार्च 2024 तक। और हमने जो है आंकड़ा जो लिया है वो NHAI से लिया है, यानी राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्रालय है उसके तहत इस डेटा को लिया है, जो ईयरली पब्लिकेशन होते हैं उनके, उससे लिया है ताकि आंकड़ों में कोई शक शुबह न रहे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक जिस जिले में है तो वो जिला कौन सा है? वो पटना है, 506 किलोमीटर। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा है, तो इससे भी आप जो है आंकड़ों के लिए निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अंतर जिला राज्य उच्च पथ नेटवर्क वाले 5 जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है गया 210 किलोमीटर, दरभंगा 209 किलोमीटर, रोहतास 193 किलोमीटर, नवादा 183 किलोमीटर और नालंदा 169 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य जिला पथों की लंबाई, डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रहा है, तो वो है 16,181 किलोमीटर। सितंबर 2023 तक का अपडेटेड डेटा है ये, और उसका स्रोत क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। बिहार में सर्वाधिक मुख्य जिला पथ वाले शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पटना नंबर 1 पे है, पटना नंबर 1 पे है, पटना नंबर 1 पे है, गया दूसरे नंबर पे है, दरभंगा तीसरे स्थान पे है, पूर्वी चंपारण चौथे स्थान पर है, औरंगाबाद 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हाजीपुर। मैं फिर पूछ रहा हूँ, हाजीपुर से सांसद कौन है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
पूर्वी मध्य रेलवे के मंडल कितने हैं? तो ये जो हैं कुल हैं धनबाद, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, सोनपुर एवं समस्तीपुर, ये जो है कुल मिला के हैं। अब बिहार में लोकोमोटिव फैक्ट्री अवस्थित कहाँ है? तो ये अवस्थित है मधेपुरा में। कहाँ अवस्थित है? मधेपुरा में। इस फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 अश्व शक्ति। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2009 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या फैक्ट्स हैं इस किताब के जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। एक प्रश्न है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार राज्य फसल योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 मिनट रुक जाइए। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य क्या है? निर्धारित समय में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करना है। अब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 11 जून 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022-23 में निगम का कार्य निष्पादन यानी टर्नओवर कितना रहा है? तो ये रहा है 1433 करोड़ रुपए, यानी फायदे में रहा है। अब हम देखते हैं बिहार की योजनाओं को। बिहार की योजनाओं में समेकित बागवानी मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप कहेंगे समेकित बागवानी मिशन का प्रारंभ हुआ है वर्ष 2005 और 6 में। कब हुआ है? वर्ष 2005 और 6 में हुआ है। इसका कार्यान्वयन बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो आप बताएंगे 23 जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगला है, बिहार मखाना विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो आप कहेंगे सितंबर 2022 में। बिहार में किस मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 2015 में इसका प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2023-24 में बिहार के जिन 11 जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई वो कौन कौन से हैं? तो 11 जिलों का इसमें जिक्र है। वो 11 जिले पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, रोहतास, सिवान, सहरसा, किशनगंज, अररिया, बांका, जमुई, गया एवं दरभंगा है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो वर्ष 2007 में हुआ था। योजना का लक्ष्य क्या है? किसानों की कृषि उद्यमिता को बढ़ाना, कृषकों के प्रयासों को प्रोत्साहन देना। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2020 में किया गया। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत परिव्यय कितना है? तो 1329.61 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के तहत वर्ष 2023 से 28 की अवधि में कितने अतिरिक्त कृषि पंप सेटों को विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 4.80 लाख। बिहार राज्य फसल योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आप कहेंगे वर्ष 2018 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 2018 में हुआ है। इस योजना के तहत अधिकतम कितनी फसल क्षेत्र सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो यह है 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र। 2 हेक्टेयर फसल क्षेत्र। बिहार कौशल विकास निगम का गठन किया गया कब? वर्ष 2010 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछे कोई? तो युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगले बढ़ते हैं, पश्चिमी कोसी नहर योजना को स्वीकृति कब दी गई थी? तो 1962 में दिया गया था, जब चीन का युद्ध भारत का हुआ था। इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है वर्ष 1971 से हो रहा है। बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वर्ष 2012 में हुई। इसकी स्थापना हुई कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। अब बिहार के राजनीतिक परिदृश्य जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1916 में हुई थी। इसका उद्घाटन कब किसने किया था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय द्वारा किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चैंपियर। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? के विनोद चंद्रन है। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रयास में। परंतु राज्य गवर्नर द्वारा इस बात का विरोध किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया।
इस सरकार का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो 10 मई और 31 मई 2004 को इसका मतदान पुनः हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया है? पहले तो ये जान लीजिए 50% आरक्षण है। बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है, 50% महिलाओं को आरक्षण देता है ये पंचायत चुनाव में, पंचायत निकायों में। फिर बिहार पंचायती राज कब बना? 2006 में बना है, के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया है। यह अधिनियम अप्रैल 2006 में लागू हुआ है, अप्रैल 2006 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है ये। आगे है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के अंतर्गत। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे अवधेश नारायण सिंह। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामबचन राय हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था। सर्वप्रथम बंगाल से पृथक बिहार की मांग किसने की थी? तो आप कहेंगे महेश नारायण द्वारा द बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र के माध्यम से यह मांग की गई थी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो वर्ष 1936 में दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इस काम को अंजाम दिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। अब कब हो गया ये भी याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 1936 को औपचारिक रूप से ये काम हुआ है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म कब हुआ? तो 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 ईस्वी में बंगाल के एडवोकेट जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। फिर से याद कर लीजिए, 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल का पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, याद रखिएगा। सबका चित्र भी लगा है आपकी सुविधा के लिए, जिससे न केवल आप कंटेंट को पढ़ें बल्कि चित्र के माध्यम से उनको पहचान भी लें। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने प्रशासन में उच्च पद पर पहुंचने वाले वो प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है। फिर आगे बढ़ेंगे। सन 2000 से पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों से मिलती थी। 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से मिलती थी। अब आप बताइए, जब से झारखंड बन गया है बिहार की सीमा इन चारों राज्यों में से किससे नहीं मिलती है? फिर बता देता हूं। पहले 4 राज्यों से मिलती थी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल था। जब से झारखंड बना बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है। इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा नहीं है जिसकी बिहार की सीमा अब इससे मैच करती है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सन 2000 में झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद, अभी मैं छोड़ देता हूं, आप उसको बताइएगा, ये आपके ऊपर है। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं अश्वमेध देवी। अश्वमेध देवी हैं ये, याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा कौन है? तो रेखा शर्मा है। ये भी एक नेशनल पर्सपेक्टिव से दे दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षता कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, बिहार की नहीं हो रही, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी हैं, लालू जी की पत्नी, तेजस्वी जी की मां। वर्तमान में राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है। और विधानसभा में कौन नेता प्रतिपक्ष है? तो ये है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कौन 2 बार बिहार के स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया राज्यपाल रहा है? तो आप कहेंगे अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई, इनका फोटो भी लगा है बगल में, देख लीजिए। अब ये इसका डिटेलिंग है। वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसके जो है राज्यपाल हैं। तो ये जो है स्थिति है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे माया प्रसाद सिन्हा।
कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल मुख्यमंत्री थे ये महामाया प्रसाद। इनका कार्यकाल क्या था? तो मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक था। बहुत जल्दी इनकी विदाई भी हो गई और जनता पार्टी जनता दल को ही रिप्रेजेंट करते थे। अब संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आप कहेंगे ये जनजाति संथाल है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। बिहार के प्रमुख जनजातियों में संथाल, उरांव, गोंड और खरवार शामिल हैं। ये 4 जनजातियां आप याद रखिए जो बिहार के लिए। ज़्यादा जनजातियां झारखंड में अब विस्थापित हैं या झारखंड में उनका जो है वो झारखंड में आ चुकी हैं जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? बिहार में साक्षरता दर जो है 55.68% है। पूर्व बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र झारखंड का राज्य बना है? तो लगभग 45.84%, मतलब आधे से थोड़ा सा ही कम। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल कितना था? तो ये कितना था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। अब लगभग 94,000 कुछ है। पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध है? 9 जिलों से। पटना जिले की सीमा 9 जिलों से सीमा बनाती है। किससे किससे बना देती है ये भी देख लीजिए। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। पटना जिला 6 उपमंडलों में विभाजित है, 6 तहसीलों में विभाजित है, जिसमें पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, मसौड़ी, दानापुर और पालीगंज शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1956 में बिहार के कौन से जिलों के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो तत्कालीन मानभूम पूर्णिया। वर्ष 1956 में ये जो है डिवीजन किया गया था, बंगाल को दे दिया गया था। वर्तमान में किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। किसकी किसकी? 3 जिलों की सीमा, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। आप इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो HR श्रीनिवास हैं बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त। HR श्रीनिवास वर्तमान में बिहार राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो आप कहेंगे राजीव कुमार है। इंटरलिंक करने के लिए इन फैक्ट्स को लिखा गया है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 75। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1952 को हुई थी। एक फैक्ट जो करंट से थोड़ा रिलेटेड है वो है पटना नगर निगम की महापौर कौन है? तो आप कह देंगे सीता साहू। अक्टूबर 2024 में जब ये किताब हमने पब्लिश की थी, ये सीता साहू उस समय जो है महापौर हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 लागू हुआ कब? 15 अगस्त 1952, जिसके तहत पटना नगर निगम बना। पटना नगर निगम के अंतर्गत आते हैं 1 महापौर, 1 उप महापौर और 73 वार्ड पार्षद। वर्तमान में पटना नगर निगम की उप महापौर कौन है? तो रेशमी कुमारी हैं, रेशमी कुमारी। वर्तमान में पटना नगर निगम के आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अनिमेश कुमार पराशर है, ये IAS अधिकारी होते हैं। संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 को जब इसका विभाजन हो गया तो अब सीटें कितनी रह गई? अब हो गई हैं 40। और जिले कितने हैं बिहार में? 38 जिले हैं, याद रखिएगा। अब लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ओडिशा के पृथक होने के पश्चात बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो जेम्स डेविड शिफ्टन थे। जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ये एक आंकड़ा है। अप्रैल 1912 में जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ तो जेम्स डेविड शिफ्टन जो है इसके पहले गवर्नर बने, याद रखिएगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को ही इसी दिन बिहार के बंगाल प्रतिनिधि से अलग होने की घोषणा की गई थी, उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? बड़े अच्छे मेंबर्स थे, 36 मेंबर थे। 36 मेंबर थे, 36 मेंबर थे। आप इसमें बिहार के सज्जनंद सिन्हा जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था, आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनका संबंध बिहार से था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कहेंगे आप 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 243 है।
बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अभी इनकी पार्टी का नाम क्या है आप बताइए, आप इनकी पार्टी का नाम बताइए। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो ये जो है इनकी डिटेल है। अब हम बात करेंगे बिहार के हरित बजट की, बिहार के हरित बजट की चर्चा करेंगे और ये लास्ट सेगमेंट है। वर्ष 2024-25 में हरित बजट के लिए बिहार में आवंटन कितना था? तो 13,823.39 करोड़ रुपए था इसका आवंटन। वर्ष 2022-23 के बजट में यह आवंटन कितना था? तो ये 9,920.77 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में हरित बजट सकल घरेलू उत्पाद का कितना % था? तो 1.42% था। यह राज्य के बजट का कुल प्रतिशत कितना था? तो 4.96% था। हरित बजट की थीम सूचीकरण वर्ष 2024-25 में था हरित। तो ये जो है आप इसको जो है याद कर लीजिए। अब ये हरित बजट को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि किसका क्या हिस्सा है। जैसे जैव विविधता और संरक्षण को 3.8% किया गया है। हरित अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को 14.83% किया गया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24% है। सतत भूमि उपयोग और योजनाएं 14.03% है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61% है। हरित निवेश और बुनियादी ढांचा 24.65% है। इस तरह से चीजें हैं। वायु एवं जलवायु परिवर्तन में कमी जो है उसके लिए 6.01% है और जलवायु परिवर्तन एवं समन के लिए 10.82। अंतिम चैप्टर है, अंतिम खंड है इसका, बिहार में मानव विकास। वर्ष 1901 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे 4.8 गुना। यह वर्ष 1901 में कितनी थी? 2.2 करोड़। अभी कितनी है? इसकी चर्चा मैंने की थी, आप कमेंट में बताइए। यह वर्ष 2011 में कितनी थी? 10.4 करोड़। यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितनी थी? तो 8.6%। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप कहेंगे वर्ष 2008-9 में। योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वाले छात्रों को एकमुश्त कितना प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे 10,000 रुपये। मुसहर एवं भुइयां समुदायों की शिक्षा के प्रसार हेतु कक्षा 1 से 6 तक विद्यार्थियों को प्रतिमाह दिए जाते हैं 100 रुपये। अब मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्राथमिक जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद बिहार सरकार करती है। तो ये जो है आपका जो है ये सदाबहार प्रश्न प्रसंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखें, स्किप ना करें और आगे अन्य वीडियो आते रहेंगे। हम विदा लेते हैं, नमस्कार।